हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th इतिहास में भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय पढ़ेंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी विश्व के एक देश दूसरे देश के संपर्क में किस प्रकार से आए, प्राचीन काल में किस प्रकार से एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए, आधुनिक काल में भूमंडलीकृत विश्व किस प्रकार से बना, इन सब चीज़ों का अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। आधुनिक युग से पहले वैश्वीकरण कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों का, पूंजी का, इन सब सारी चीज़ों का योगदान रहा है। यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए मजदूर, व्यापारी और पूंजी ये सब चीज़ें जिम्मेदार थी। जब एक जगह से दूसरे जगह व्यापार हुआ, काम की तलाश में लोग आना जाना शुरू किए, पूंजी लगाए, तो इससे एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए, यानी एक देश का कनेक्टिविटी दूसरे देश से हुआ। यही तो भूमंडलीकरण है, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। अब प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी यह लोग क्या करते थे, लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे और संस्कृतियों का आदान प्रदान करते थे, अपने धर्म का एक जगह से दूसरे जगह प्रचार प्रसार करते थे, जिससे एक संस्कृति दूसरे देश, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आई, एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। अपनी यात्राओं में ये लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लेकर के जाते थे, पैसे लेके जाते थे, मूल्य मान्यताएं लेकर जाते थे, यानी संस्कृतियां लेकर जाते थे, हुनर लेकर जाते थे, नए नए आविष्कार लेकर के जाते थे, यहाँ तक कि यह कीटाणु और बीमारियां भी लेकर जाते थे। जैसे चेचक की बीमारी यूरोप से आई। चेचक हमारे देश में नहीं थी, लेकिन यह बीमारी यूरोपियों के द्वारा पूरे विश्व में फैलाई गई। आगे देखिए, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। इस मार्ग से चीनी रेशम को पश्चिम की ओर भेजा जाता था, यानी सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, यानी जिस मार्ग से रेशम का व्यापार एशिया से यूरोप को होता था, उस मार्ग का नाम ही रेशम मार्ग या सिल्क रूट रख दिया गया। इस मार्ग से पश्चिमी देश पूर्वी देश से एशिया यूरोप की कनेक्टिविटी हुई। ये मार्ग एशिया को यूरोप से तथा उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आए। ये बहुत प्राचीन मार्ग थे, ईसा पूर्व के समय से ये संपर्क में आए और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। इसी रास्ते चीनी पाटरी यानी चीन के बर्तन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े तथा मसाले दुनिया के दूसरे भाग में पहुंचे। यानी भारत के मसाले चीन के बर्तन एशिया से यूरोप गए, यानी विश्व के अन्य भागों में गए। इसी रास्ते से यूरोप से सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंची। यह मार्ग इतने महत्वपूर्ण हो गए। यह मार्ग दो महाद्वीपों को जोड़ने वाले मार्ग थे, जिसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसी रास्ते मुस्लिम धर्म उपदेशक भारत में उपजा बौद्ध धर्म कई दिशाओं में फैला, यानी इसी रास्ते से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विश्व के अन्य देशों में हुआ। अब आइए देखते हैं अगली टॉपिक, भोजन की यात्रा, स्पैघेटी और आलू। यानी आलू किस प्रकार से यात्रा किया, स्पैघेटी किस प्रकार से, यानी भोजन की यात्रा, यानी बहुत सी खाद्यान्न की चीज़ें जो हमारे देशों में पैदा नहीं होती थी, विश्व के अन्य देशों में पैदा होती थी, वह इन्हीं यात्राओं के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह फैले। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद आदि का परिचय अमेरिकी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने कराया, जो बाद में यूरोप एवं एशिया में विस्तृत हो गया। यानी जो आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद, यह हम इसके बारे में न यूरोप के लोग जानते थे न एशिया के लोग जानते थे। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज किया, तब वहाँ से यह चीज़ें यूरोप आई, यूरोप से फिर एशिया में विस्तृत हो गई, एशिया में फैल गई और इसको हम लोग खाने पीने लगे। नूडल्स,
चीन से पश्चिम में पहुंचा। नूडल्स जो मॉडर्न टाइम का खाते हैं, नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहाँ उससे स्पेघेती का जन्म हुआ, यानी उसी का थोड़ा रूप चेंज करके स्पेघेती उसको कहा जाने लगा। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर थे, यानी आयरलैंड में आलू उत्पन्न होता था। उसके बारे में न एशिया को पता था न यूरोप को पता था। आयरलैंड के लोग आलू पर इतना निर्भर थे कि उसके बारे में भी उल्लेख दिया जा रहा है कि 1840 के दशक में आलू की फसल खराब हो गई, जिसके कारण 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यानी किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, यानी आलू का अकाल पड़ गया, जिससे 10 लाख से अधिक लोग की मृत्यु हो गई। यानी आलू पर इतने लोग निर्भर थे। जैसे हमारे देश से धान और गेहूं की फसल खराब हो जाए तो बहुत से लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, उसी तरह से आयरलैंड के लोग आलू पर इतना निर्भर थे। आइए अगली टॉपिक में, विजय, बीमारी और व्यापार। विजय यानी एक दूसरे देशों पर विजय करना, बीमारी किस प्रकार से सहायक हुई और व्यापार किस प्रकार से सहायक हुए। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया। इससे पहले भारतीय महाद्वीप व्यापार का केंद्र था जो यूरोप तक फैला था, यानी जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई तब तक व्यापार का केंद्र चीन और भारत थे, एशिया था। लेकिन अब व्यापार का केंद्र धीरे धीरे खिसकने लगा। खोज से पहले अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। खोज से पहले अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। उससे पहले अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था, उसका दुनिया से संपर्क ही नहीं था, अलग थलग था। पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार को बढ़ाया। एल डोराडो ये दक्षिण अमेरिका में है। एल डोराडो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, को सोने का शहर माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोने की खानें ज़्यादा थी। 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने विजय शुरू कर दिया। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने विजय यात्राएं शुरू कर दी तथा अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। स्पेनिश सेनाओं का शक्तिशाली हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे। यह विजय के लिए जो स्पेन के लोग थे वह चेचक को हथियार के रूप में, चेचक एक बीमारी है, चेचक को एक हथियार के रूप में यूज किया, जो उनके सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों को बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। जैसे कोरोना से बचने की हमारे पास रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी आ गई, उसी तरह से अमेरिका जब दुनिया से अलग थलग था तो इन बीमारियों के बारे में जानता ही नहीं था, इन बीमारियों के टच में नहीं था, तो उन लोगों के शरीर के पास इन बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, इसलिए इसका असर पड़ गया। चेचक ने पूरे समुदाय को खत्म कर डाला, बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार घुसपैठी की जीत का रास्ता आसान होता चला। इनसे लोग डरने लगे, जिसको चेचक हो जाता था कोई उसके बारे में जान ही नहीं रहा था। इस तरह से इनको विजय मिलती चली गई, यानी बीमारियों को भी हथियार के रूप में उपयोग किया। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। शहरों में भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। यानी यूरोप में कैसा माहौल था? यूरोप में धर्मांधता थी, अंधविश्वास था,
कुशासन था, इसलिए लोग नए ज़मीन की तलाश में थे और लोग अपने शहर को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके नई जगह पे अमेरिका जाने लगे। 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत को दुनिया का सबसे धनी देश गिना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ? अब इसका स्थान पीछे आने लगा, उसका जगह अमेरिका धीरे धीरे लेने लगा और आज भी अमेरिका है। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब बताए पहले कि पहले विश्व व्यापार का केंद्र एशिया होता था, भारत होता था, चाइना होता था। अब क्या हुआ? लोगों का आकर्षण अमेरिका की तरफ हुआ, पूंजी का प्रवाह हुआ, व्यापार हुआ, लोगों का प्रवाह हुआ और विश्व व्यापार का केंद्र धीरे धीरे अमेरिका की तरफ खिसकता चला गया। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।